नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। देश के वित्त मंत्री ने आज अपना पिटारा खोला। उम्मीद हर किसी को थी कि मोदी सरकार आज सबके साथ न्याय करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कॉरपोरेट जगत के लिए यह बजट खुशी लेकर आया, लेकिन आम नौकरी पेशा के हाथ कुछ नहीं आया। इसे लेकर विपक्ष ने भी मोदी सरकार पर मोर्चा खोल दिया। किसी ने इस बजट को पूंजीपतियों का बजट बताया, किसी ने इसे आम लोगों के साथ धोखा करार दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यहां सवाल आपसे है कि आपको इस बजट से क्या उम्मीद थी और आपको इससे क्या मिला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शेरो शायरी के साथ ही बजट भाषण की शुरुआत की। फूल खिलाने की बात की, पुराने कांटों की बात की। फूल तो कॉरपोरेट्स पर बरसाए, आम आदमी के हिस्से में कांटे आए। सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी चीजें महंगी कर दी जिसका सरोकार आम आदमी से है। खाना महंगा, पानी महंगा, मोबाइल पर बात करना महंगा। आम बजट में महंगे होने वाले सामानों की फेहरिस्त काफी लंबी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत के नाम पर 2% का सरचार्ज अलग लगा दिया गया। इससे हर वो चीज महंगी हो जाएगी जिस पर सर्विस टैक्स लगता है। आप भी नोट कर लीजिए कि कहां कहां आपकी जेब कटने वाली है। एसी रेस्टोरेंट में खाना खाना, ब्यूटी पार्लर में जाना, कोरियर भेजना महंगा हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भुगतान करने के भी अब ज्यादा देने होंगे। अस्पताल में इलाज कराना भी महंगा पड़ेगा। हवाई और रेल यात्रा, मोबाइल और लैंडलाइन का बिल पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा हो जाएगा। केबल टीवी और इंटरनेट के लिए भी ज्यादा चुकाने होंगे। ड्राई क्लीनिंग, इसके अलावा जिम जाना और ट्रैवल एजेंसी की सेवाएं महंगी पड़ेंगी। साथ ही डॉक्टर, वकीलों और सीए की फीस भी महंगी हो जाएगी। इसके अलावा घर खरीदना भी महंगा होगा। वित्त मंत्री की महंगाई की रेल यही नहीं रुकी। उन्होंने पैकेज लिक्विड आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी। अब देखिए इसका असर क्या होगा। मिनरल वाटर महंगा हो जाएगा। पैकेज जूस, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसके अलावा हाई स्पीड पेट्रोल और डीजल अब 10 रुपए प्रति लीटर महंगा पड़ेगा। साथ ही सिगरेट भी 15 से 25% तक महंगी हो जाएगी। वित्त मंत्री के एक ऐलान ने कई सारी टेंशन दे दी है, लेकिन कुछ अच्छी खबर भी सुना देते हैं आपको। अरुण जेटली ने कुछ प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 6% कर दी है, जिससे 1000 रुपए से ऊपर के लेदर के प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे। मतलब लेदर शूज, लेदर की जैकेट सस्ती होगी। एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब और उससे जुड़े सामान भी सस्ते हो जाएंगे। एम्बुलेंस पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 24 से 12.5% कर दी गई है, जिससे एम्बुलेंस सस्ती हो जाएगी। हाइब्रिड व्हीकल्स पर एक्साइज ड्यूटी कम कर उसके सस्ते होने का रास्ता साफ कर दिया। बजट के बाद हमने लखनऊ का मिजाज जानने की कोशिश किया है। जानते हैं कि नवाबों के शहर का बजट क्या कह रहा है। ठीक साल भर पहले यहीं से हमने शुरुआत की थी, चाय पर चर्चा की। पिछली बार तब मोदी की सरकार देश में नहीं थी, तब यूपीए की सरकार थी और मोदी चुनाव अभियान पर थे। चाय पर चर्चा कर रहे थे और अब साल भर बाद आम बजट लेकर जनता के बीच आए हैं। आज बजट मोदी सरकार ने प्रस्तुत किया और उसके साथ तमाम सारे लोग हमारे साथ लखनऊ के मौजूद हैं। इनके साथ हम चाय पर चर्चा करेंगे। पिछली बार चाय की चर्चा खूब हुई थी और तब खूब बातें भी हुई थी, खूब वादे भी हुए थे। वादे जमीन पर दिखे क्या? बिल्कुल, सबका विकास सबका साथ, जो मोदी जी का नारा था, जिस तरह से मोदी जी ने कार्य किया। आज आम बजट था, जिस तरह से बजट आया, ये जनता का बजट है, किसानों का बजट है, गरीबों का बजट है। आज जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया गया, अरुण जेटली ने जो किया, वित्त मंत्री जी ने बहुत सराहनीय बजट किया है और पहली बात गांव में भी दिया है और 1 लाख किलोमीटर तक का रोडों का विकास का जाल बिछाने का भी कार्य किया है। और आज जो 60 साल के बाद है, अटल बिहारी वाजपेयी की योजना, उनको पेंशन की योजना, 1000 की पेंशन योजना मिलेगी जो 60 साल के ऊपर होंगे। ये बहुत अच्छा योजना है। आप बताइए प्रमोद जी, जो सारा कुछ बजट में है, प्रावधान है,
आपको लगता है आप एनआरआई भी हैं, समाज सेवी भी हैं, इस दृष्टि से कितना लोगों को मदद पहुंच पाएगी इस बजट से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सभी को मदद मिल पाएगी, क्योंकि ये सिर्फ विरोध करने के लिए बात मैं नहीं कर रहा हूं। बड़ा महसूस कर रहा हूं कि जो मध्यम वर्ग है, जो अति पिछड़ा मध्यम वर्ग है, उसको कहीं से कोई राहत नहीं मिला है, बल्कि जो सर्विस टैक्स बढ़ाया गया है 14% किया गया है, उससे डायरेक्ट किसानों, मजदूरों, गरीब लोगों को जो डेली के रोजी रोटी पे डिपेंड है, उनको डायरेक्ट बहुत नुकसान होने वाला है। और मैं बताऊं आपको अवनीश जी कि इस बजट में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि लोग बहुत ज्यादा राहत महसूस करें। और एनआरआई की जहां तक बात है, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट खुलासा क्यों नहीं करती, हमारे प्रधानमंत्री जी खुलासा क्यों नहीं करते, ये एनआरआई के लिए ऐसी क्या सुविधा दे रहे हैं इस बजट में जिससे कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे कि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब अच्छे दिन आएंगे। आप युवा हैं, तमाम सारे युवाओं के बीच रहते हैं, छात्र राजनीति से भी जुड़े हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को एक युवा के नाते, एक जो नया आदमी जो कैरियर शुरू कर रहा है, पढ़ाई शुरू कर रहा है? पहली बात तो मैं भाई साहब ने जो एक बात कही कि किसान और मजदूरों के सर्विस टैक्स की बात, मुझे लगता नहीं है कि किसान और मजदूर कोई सर्विस टैक्स देता है। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया युवाओं से संबंधित, जो बजट आया है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं और देश के उत्थान के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से देश हमारा पिछड़ा हुआ, एक विकासशील देश बना हुआ है, उसको विकसित देश बनाने के लिए अच्छे निर्णय लिए गए हैं, कुछ कठोर कदम बढ़ाए गए हैं और मुझे लगता है कि शीघ्र ही अच्छे परिणाम इसके आएंगे। आप बताइए, एक बात जो कही जा रही है बजट में कि जो मध्यम वर्ग है उसकी उपेक्षा हुई है, उसको सर्विस टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है, एक आधा टैक्स स्लैब में जो उसको छूट मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही है। आप पार्षद हैं, शहर का विकास और तमाम सारी चीजें आपके जिम्मे आती हैं, आपको लगता है कि इस बजट के बाद एक दबाव राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का, उस पर फोकस रहेगा? हाँ, दबाव तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जो बजट पेश किया है, इससे मनुष्य अपने आप में स्वावलंबी बन सकता है और दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। गरीबों के हित के लिए ये जो बजट आया गरीबों के हित के लिए है। आज तक की सरकारों ने कुछ नहीं इस विषय पे सोचा ही नहीं, किसी गरीब के बारे में सोचा ही नहीं। 73 सांसद 80 में से उत्तर प्रदेश में जिताकर भेजे थे यहाँ की जनता ने बीजेपी को, और शायद यूपी की सीटें थी जिनके दम पर बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही बीजेपी केंद्र में। राजीव, आपको लगता है 73 सांसद, उससे पहले रेल बजट आया उसमें भी बहुत कुछ साफ तरीके से उत्तर प्रदेश को मिलता नहीं दिखाई पड़ा, अब आम बजट आया है, IIM, IIT और भी दूसरे इंस्टीट्यूट दूसरे राज्यों में खुलना है, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिल रहा है? 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और सही में भारत के प्रधानमंत्री ने जो कार्य कर दिया कोई नहीं कर सकता। जितना राजस्व उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राजस्व है और सबसे बड़ा राजस्व इसमें मिलने वाला, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और जितना राजस्व उत्तर प्रदेश को मिलने वाला और किसी प्रदेश को नहीं मिलने वाला है। कुछ दिन पहले धनंजय बजट आया उत्तर प्रदेश की सरकार का भी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, लोगों ने कहा कि लोक लुभावना बजट है, बहुत पब्लिक को सहूलियत देने वाला है। अब एक आम बजट भी आया है मोदी सरकार का, आप अगर दोनों बजटों में तुलना करें तो कैसे देखते हैं? सबसे अच्छा यूपी सरकार का बजट है। उत्तर प्रदेश का सरकार, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छा बजट, हर गांव में लैपटॉप का वितरण, कन्या विद्यादान, मुस्लिम लड़कियों तक का भी ध्यान में दिए, सबको अच्छी शिक्षा देने के लिए अग्रसर है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई इफबट नहीं है। इस बजट में आम आदमी खाली हाथ रहा है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीद लगाए बैठे नौकरी पेशा लोगों को निराशा हाथ लगी है। संसद में जब जेटली का पिटारा खुला तो इनकम टैक्स पेयर्स के लिए कोई घोषणा नहीं हुई। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि ATD में मिलने वाली मेडिकल इंश्योरेंस छूट की सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये की गई है, जबकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,600 रूपये किया गया है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम में 50,000 रूपये टैक्स छूट बढ़ाई गई है, यानी पहले 1 लाख रूपये तक की पेंशन स्कीम में छूट मिलती थी, अब वो बढ़कर 1.5 लाख रूपये हो गई है। The limit of deduction on account of contribution to a pension fund and the new pension scheme is proposed to be increased from rupees 1 lakh to 1,50,000 each year. हालांकि सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में अंशदान को ऑप्शनल किया है, यानी अब कर्मचारी ईपीएफ के बजाय एनपीएस में भी निवेश कर सकेंगे। With respect to Employees Provident Fund, the employee needs to be provided with two options. Firstly, the employee may opt for EPF or for the new pension scheme. कुल मिलाकर इस बजट में मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा है। ना तो निवेश की सीमा बढ़ाई गई और ना ही कोई टैक्स छूट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वित्त मंत्री के बजट के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुलायम ने इसे किसान विरोधी और बेरोजगार विरोधी बताया, तो मायावती ने इसे पूंजीपतियों का बजट कहा। ये बजट ने किसान, नौजवान, बेरोजगार और अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा नहीं दी, जबकि देना चाहिए था। और जब कल ही बोल रहे थे, उत्तर दे रहे थे धन्यवाद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी की, तब खुद प्रधानमंत्री जी का किसानों को बिना देर बढ़ नहीं सकता। लेकिन बजट में किसानों को लिए सुविधा दी नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए सुविधा दी नहीं, और नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए दी नहीं। क्योंकि गरीबी बेरोजगारी से बढ़ती है, गरीबी बेरोजगारी से बढ़ती है, गरीबी से बेरोजगारी नहीं बढ़ती है। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए तो हमारा देश संपन्न हो जाए। कि ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट ने तो अपना जो पहला पूर्ण जो बजट रखा है, जनरल बजट रखा है, तो ये बजट हमें देश की आम जनता के हिसाब से कोई प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा है। और जो भी कुछ इसमें छूट दी गई है तो वो ज्यादातर देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति है, धन्ना सेठ है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको फायदा पहुंचाने के हिसाब से छूट दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार काले धन के खिलाफ ठोस कदम उठाया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बजट को आधुनिक भारत का बजट बताया। भारत को एक आधुनिक भारत बनाने की दिशा में, गरीबी और बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने की दिशा में जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, इसके पहले कभी नहीं हुआ। और मैं कह सकता हूं कि यह बजट जो आज प्रस्तुत हुआ है यहां पर, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और आधुनिक भारत के निर्माण में एक यह बहुत ही सकारात्मक और सार्थक पहल है। मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट को रोजगार लक्षी मानता हूं और गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने वाला ये बजट है। इसलिए मैं वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, क्योंकि इस बजट के अंदर गरीब से गरीब जो आदमी है उसको जनधन योजना के माध्यम से अकस्मात बीमा सिर्फ 12 रुपये में, 2 लाख का अकस्मात बीमा, और लाइफ इंश्योरेंस भी 2 लाख का सिर्फ 300 रुपये के प्रीमियम में देने का साहस इस सरकार ने जुटाया है। और सबसे बड़ी बात, काले धन के लिए जो कठोर कानून की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है, देश में पहली बार देश का पैसा बाहर ले जाने वालों के लिए एक कठोर कानून की घोषणा हुई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट कॉरपोरेट जगत के लिए सौगात लेकर आया। बजट में जहां एक तरफ कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया है, वहीं दूसरी तरफ गार को भी 2 साल के लिए टाल दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में कॉरपोरेट्स को खुश कर दिया है। कॉरपोरेट जगत लंबे वक्त से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की मांग कर रहा था। वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25% कर दिया है। कॉरपोरेट टैक्स अगले 4 साल में घटाया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार को 2 साल के लिए टाल दिया है। यानी इंडस्ट्री जिस चीज पर सफाई की मांग कर रही थी उसे वित्त मंत्री ने पूरा कर दिया है। I therefore propose to reduce the rate of corporate tax for 30% to 25% over the next 4 years. This will lead to higher level of investment, higher level of growth. बजट में मिली सौगात से कॉरपोरेट जगत खुश है और राहत महसूस कर रहा है। This by itself, just the announcement
whilst it's a step in the right direction, I think over the coming year, over the course of the coming year, I'm sure it will be, there will be a number of steps that the government will take to facilitate the process. Extremely positive step as Indians get more comfortable with financial instruments and financial savings away from gold and real estate to a certain extent. बिग बैंग यहाँ आया है, वो जीएसटी यहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन था, जरूर ये फिस्कल डिफिसिट पर ये बिग बैंग जरूर है क्योंकि 3.9% तो एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन विपक्ष जेटली के बजट से खुश नहीं है। विपक्ष ने इस बजट को कॉरपोरेट बजट करार दिया है। ये सिर्फ कॉरपोरेट लोगों को खुश करने की बजट, इंडस्ट्रियलिस्ट को राहत देने की बजट, इसमें कोई गरीबों के लिए किसी प्रोग्राम का ना इंक्रीज है, ना इसमें कोई ज्यादा पैसा दिया गया है। कि ये जो पूरा जो बजट है तो घूम फिर कर तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ है, तो उनके हित को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। आम जनता के हित में ये बजट हमें कोई ज्यादा प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स घटने और गार के टलने से इंडस्ट्री ने राहत की सांस ली है। इसके चलते आने वाले दिनों में निवेश के साथ रोजगार बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ में उद्योग व्यापार जगत के लोगों का कहना है कि बजट उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। देश का बजट आ चुका है। हमारे साथ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तमाम सदस्य हैं। इनसे पूछते हैं बजट के बारे में, क्या उम्मीदें थी, क्या पूरी हुई या नहीं हुई, कैसा रहा सर बजट आपका, और इंडस्ट्री के लिहाज से, एमएसएमई के लिहाज से कितना कैसा? के लिहाज से मेरे हिसाब से तो बड़ा निराशाजनक रहा, और क्योंकि एमएसएमई में हमने 3-4 चीजों की अपेक्षा की थी जिससे एमएसएमईज की कम्पिटिटिवनेस बढ़े विजावी बाहर की कंट्रीज के। जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ड्यूटीज बढ़े उन आइटम्स पे जो एमएसएमईज बनाती हैं। इसी तरह से हमने कहा था किसी बड़े तरीके से फाइनेंस की उपलब्धता बढ़े एमएसएमईज की। अब फाइनेंस की उपलब्धता बढ़ाने के बजाय उन्होंने एक AIMs ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के मैकेनिज्म के लिए कुछ सहूलियत दे दी है। उससे वेंचर कैपिटल की कुछ बढ़त हो जाएगी, बट दैट इज जस्ट नथिंग। सर आप बताइए प्लस माइनस क्या है इस बजट के, और इंडस्ट्री के लिहाज से भी और वैसे भी जनरली? पॉजिटिव थिंकर हूँ और मैं तो ये फील करता हूँ जो इन्होंने ESI को अल्टरनेटिव किया है कि ऑप्शनल कर देंगे। EPF में उन्होंने कहा है कि वर्कर्स कंट्रीब्यूशन हटा के खाली एम्प्लॉयर का रहेगा, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कुछ इफेक्ट आएगा। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के हिसाब से तो बहुत ही वीक बजट था, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हिसाब से। और स्मॉल स्केल सेक्टर ही एक ऐसा व्हीकल है जो हिंदुस्तान में डेवलपमेंट ला सकता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ हो सकती है और ओवरऑल इकोनॉमी भी बेटर हो सकती है। कुछ जो इनका बेसिकली फोकस तो मेरे ख्याल से ब्लैक मनी जो फॉरेन कंट्रीज में जमा है उसी पर था कि उसको कैसे ट्रैप करें और कितने हद तक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सर ब्लैक मनी को लेकर कानून बनाने की बात कही गई, आपको क्या लगता है कितना कारगर कानून होगा? और जो एक इच्छा शक्ति उम्मीद की जा रही थी कि ब्लैक मनी को लाने के लिए या उसको कर्व करने के लिए, आपको लगता है कि उस दिशा में बढ़ रही है सरकार? ब्लैक मनी को सिर्फ फॉरेन में जो ब्लैक मनी पड़ी है उससे लिंक करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर ब्लैक मनी फॉरेन में 100 है तो हिंदुस्तान में 10,000 है। उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसकी एक शब्द नहीं कहा आपने। तो ये तो एक ऑब्सेशन हो गया। इलेक्शंस के टाइम में आपने कहा था कि बाहर से पैसा लाएंगे वापस। दिस इज नॉट कंट्रोलिंग ब्लैक मनी एट ऑल। तो ये इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तमाम सदस्य जिनका एक सुर से ये मानना है कि कम से कम एमएसएमई सेक्टर के लिए ये बजट उतना अच्छा नहीं रहा जितनी की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि ब्लैक मनी पर कानून को लेकर के जरूर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है, लेकिन छोटे उद्योगों के लिए, मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए जो उम्मीद की जा रही थी वो कम से कम इस बजट से पूरी नहीं हुई।